हाय गाइस। आज हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है अंडर सेक्शन 3580 यानी स्पेसिफाइड बिजनेस। आइए समझते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस आते हैं। अंडर सेक्शन 3580 ये आता है हमारे स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए। स्पेसिफाइड बिजनेस सबसे पहला स्पेसिफाइड बिजनेस जो हमारे पास निकल कर आता है वो होता है कोल या जो पेट्रोलियम साइट होती है ना, पेट्रोलियम साइट के आप कोई प्लांट लगा दो। यानी ये हमारी कोई पेट्रोलियम साइट है, पेट्रोलियम साइट में लगानी है तो पेट्रोलियम साइट लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लांट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम साइट शेयरिंग इन या ईस्ट प्लेसमेंट लिख दीजिए, ईस्ट लैंड पेट्रोलियम एक्सेट्रा। फिर दूसरा निकल कर आता है कि आपको है ना हॉस्पिटल खोलना है और हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 100 बेड्स होने चाहिए। वो भी हमारा स्पेशल बिजनेस होता है। इज इक्वल टू या मोर देन 100 बेड इन हॉस्पिटल। फिर तीसरा निकल कर आता है वेयर हाउस, मतलब वेयर हाउसेस के नाम से तीन है। ठीक है, वेयर हाउसेस क्या होता है, सबसे पहली चीज ये समझते हैं। ये कोई आपकी कोई प्लेस है, अब ये बिजनेसमैन है, ये फार्मर है और ये भी एक्सेट्रास एक्सेट्रास पर्संस है। इन्होंने बोला हमारा ये सारा सारा जो प्रोडक्शन है ना, इसे हम लोग को स्टोर करना है, लेकिन हमारे पास स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये हमारा प्रोडक्शन है, ये हमें कहीं पे स्टोर करना है, लेकिन हमारे पास जगह है ही नहीं कहीं पर स्टोर करने के लिए। तो ये इस जगह का मालिक है। इससे बोला आपका जितना भी प्रोडक्शन है ना, वो आप मेरे इधर स्टोर करवा दो। ठीक है, वे और बदले मुझे रेंट दे दो, वो अलग चीज है, वो अलग टॉपिक है, हमको केवल तो समझना है। तो ये हो गया वेयर हाउस, जहां पर कई डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को जनरेट करा और ये वाला जो प्रोडक्शन है ये हम लोग एक जगह रख देते हैं। बस सिंपल सी चीज लिखिए, वेयर हाउस। अब मेनली किस किस के आते हैं, सबसे पहला तो हमारा फार्मर भैया, फिर वेयर हाउस आते हैं शुगर केन इंडस्ट्री के लिए, शुगर केन, ये एक्सपोर्ट गलत लिख दिया, इंपोर्ट आएगा इधर। इंपोर्ट फ्रॉम शिपमेंट, यानी हमारे यहाँ पर कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ठीक है, ये मानिए ये सारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब इन लोगों ने बोला हमें हमारे कंट्री के अंदर जनरेट नहीं करना प्रोडक्ट, हमें तो बाहर से मंगवाना है। ये हमारी हो गई फॉरेन कंट्रीज। इन डिस्ट्रीब्यूटर ने फॉरेन कंट्रीज से जो प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट मंगवा लिया।
अब ये वाला प्रोडक्ट मंगवा लिया तो कहीं ना तो कहीं शिपमेंट वाले भी रखेंगे ना। आपको नॉलेज से के लिए बताता हूँ, जो आपने सुना होगा ना, ड्यूटी ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये ट्रांस क्या नाम था उसका, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी आप लोगों ने सुना होगा। मतलब मंगवाने की जो ड्यूटी हमारी लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है। क्योंकि कमिश्नर होते हैं अपने सी डिपार्टमेंट के, वो लोग हमारे बिहाफ पे उससे पैसा पे कर देते हैं। उसके अंदर हमें फिर उन्हें पैसा पे, मतलब ये भैया कमिश्नर भैया है, इसने शिपमेंट वाले को पैसे पे कर दिए, और ये इसके पास ना हमारे प्रोडक्ट हैं, तो हमने इसे पैसे पे कर दिए वापस से। लेकिन जब तक इसके पास हमारा प्रोडक्ट रहेगा, इसे भी तो कहीं ना तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो ये भी इधर ही वेयर हाउसेज में स्टोर कर देता है। फिर लिखिए प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्यों दोस्तों, हमारा जो देश है ना, वो किसान ग्रस्त देश माना जाता है, माना क्या जाता है, क्योंकि हमारा ये पूरा, मानो ये पूरा इंडिया है, इसका 70%, यानी ये वाला जो मेरा जो हाथ जो पूरा कवर है ना, यहाँ तक का जो पूरी जो पॉपुलेशन है ना, खेती के अंदर लगी हुई है। तो अगर फर्टिलाइजर बनाओगे तो मतलब किसानों को फायदा होगा। किसानों को फायदा होगा तो क्या होगा, उनका प्रोडक्शन एनहांस होगा। वो उनका प्रोडक्शन एनहांस होगा तो क्या होगा, हम लोगों को खाना मिलेगा खाने के लिए, और कुछ नहीं है बस। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फिर थर्ड आता है क्या था, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। यानी आप मानिए कोई सा भी घर लेना चाहते हैं, और ये कंपनी है, ये इस टाइप के घर बनाती है। अब इस कंपनी ने पता क्या करा, ये वाले जो घर है ना, बिल्कुल लो प्राइस पे रख दिया, यानी अफोर्डेबल प्राइस पे रख दिया। यानी रोड का भिखारी भी खरीद सकता है अगर वो पैसा कमाए तो। वैसे थोड़ा ज्यादा फेंक दिया, वो कहाँ से खरीदेगा। पर भी कई खरीद लेते हैं। मुंबई में एक बंदा है, मुझे नाम याद नहीं है, वो भीख मांगता है, लेकिन उसके जो मुंबई के अंदर है ना, 5 अपार्टमेंट है, 4 तो फ्लैट हो गए और एक विला हो गया, लेकिन तब भी भीख मांगता है। पैसा तो कैसे भी कमाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे लिखते जाना साथ साथ में। फिर आता है बी कीपिंग प्रोडक्शन। बी बी कीपिंग प्रोडक्शन यानी जो मधुमक्खियां होते हैं, मधुमक्खियां क्या देती है, शहद देती है। शहद का प्रोडक्शन करने पर भी मतलब गवर्नमेंट इसे स्पेसिफाइड बिजनेस ही माना जाता है, और इससे कई बेनिफिट्स भी मिलते हैं आगे जाके। फिर आता है, आपको पता है क्या है, होटल खोलना पड़ेगा, वो भी कम से कम 2 स्टार, या तो 2 स्टार या उससे ज्यादा। 2 स्टार होटल। जी होटल क्यों, आइए समझाता हूँ। ये मानिए आप, चलो छोड़ो, फॉरेन का, फॉरेनर्स अपने यहाँ पर है। अगर आप मानिए, अगर आप कहीं पे फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो आपके ऐसे वैसे कहीं पर भी रह लोगे क्या भाई साहब। फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो इसका मतलब पैसा तो हमारे पास खूब है। अब पैसा है तो मैं ऐसी वैसी जगह क्यों रुकूंगा, घूमने के पर्पज से जा रहा हूँ तो मैं अच्छी जगह रुकूंगा ना, जहाँ पर वो कोई 2 स्टार होटल हुआ है, 3 स्टार होटल हुआ, 4 स्टार हो गया, 5 स्टार होटल हुआ। तो फिर हम जो यूएसए से आ रहे हैं, हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मुंबई की जो
ये होती है ना धर्मशाला टाइप में, धर्मशाला में रुकेंगे नहीं, वो भी 2 स्टार होटल में रुकेंगे, 3 स्टार में रुकेंगे अपनी इंडिया से। तो गवर्नमेंट में रखे कम से कम 2 स्टार होटल, ठीक है, 2 स्टार होटल। ऐसा होटल बनाओ जहाँ पर वो फॉरेनर्स आकर रुक सकें। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन कोर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन, समझ गए होंगे। अच्छा, आयरन के टुकड़े होते हैं ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप, ये आपका केवल बिजनेस है। अब ये नहीं पता देश के अंदर कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, बस आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, सिंपल चीज। लास्ट पॉइंट लिख लो, इतने काफी होते हैं आपसे इस वाले पॉइंट में। न्यू से मिटाना पड़ेगा। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, यानी समझो मेरी बात को, ये कोई देश है और इसकी ये रोड है, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पे पेड़ जो है ये गिरा हुआ है, यहाँ पे ये देखो, ये पेड़ है ना, ये गिरा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, ये वाली आधी तो टूट चुकी है। ये वाला पोर्शन है ना पहले था, लेकिन अब गायब हो गया, टूट चुका है, क्योंकि अर्थक्वेक आ गया। अब अगर यहाँ, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, आता नहीं है वैसे, रेनोवेशन को भी आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वाली जगह का पूरा डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डैमेज हो चुका है हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी इसे फिर से सही करने वाली जो कंपनियां होती है ना, ये कंपनी भी हमने इसे अपॉइंट करा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलप करने के लिए, और इसने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से डेवलप कर दिया। अरे भाई साहब, बहुत आलीशान गंडी बना दी। वो दुबई का देखा है 2016 में, कैसा कैसे मतलब रेत रेत थे, अब जाके देख लो, अब भाई साहब बहुत शानदार है, बहुत शानदार कंट्री है, अब तो बहुत शानदार हो चुकी है। बस वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, बस उसी के लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा रहा हूँ उसे, लिख लेना जल्दी से, बस इतना टाइम देता हूँ मैं। चलो अब अपन लोग मूव ऑन होते हैं अंडर सेक्शन 36। 36 क्या बताता है, आप कौन कौन मतलब, ये देखिए मैं बता देता हूँ, बोलने से बढ़िया लिख के समझो। ये आपकी इनकम टैक्स है, और ये आपकी कोई फर्म है, आपकी फर्म ने एक्सपेंसेस कर दी, ये इनकम टैक्स ने बोला, भाई रुक जा यार, ऐसे क्या कर रहा है, मतलब नाराजगी क्या हमसे गई। इसने बोला कि मैं जो एक्सपेंसेस बता रहा हूँ ना, तू केवल वही माइनस कर सकता, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता भैया। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। मतलब ये जो इनकम टैक्स बोलेगा ना हमारी वाली फर्म को या बिजनेस को, कंपनी को, इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, एच यू एफ, कुछ भी हो, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो भी बोलेगा ना, भाई तू ये एक्सपेंसेस माइनस कर सकता है, वो केवल यही कर। इनकम टैक्स जो एक्स ये बोल दे, ये वाला हटा दे, ये वाला हटा दे, ये वाला हटा दे, तो भैया हटाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, पेनल्टी लगा कर चल जाएंगे इस कारण। अंडर सेक्शन 36 एक्सपेंसेस अलाउेबल, सबसे पहला आता है
इंश्योरेंस पॉलिसी, अरे कॉमन है यार ये तो। सवाल आता है इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी भैया, आइए बताता हूँ, क्या टेंशन लेने की बात है भाई। आपके बिजनेस की इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी अगर कभी आपके बिजनेस में कुछ भी, ये मानिए फायर के कारण, आग लग जाती है या चोरी हो जाती है, तो उन सब के लिए आप इंश्योरेंस कवर अप करके रखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं कि भाई तू मेरे इतनी 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 सेट है, इन सब का तू है ना इंश्योरेंस कर दे। आपके एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा भाई साहब, लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता, सिंपल सी चीज है। नहीं एक से लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी 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 सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, एम्प्लॉयर करवा सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है ना, बिजनेस का जो ओनर है, वो खुद का नहीं करवा सकता, एम्प्लॉय का करवा सकता है। इसके अंदर भी एक चीज लिखी है, मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस है ना, मेडिकल इंश्योरेंस भी बिजनेसमैन करवा सकता है एम्प्लॉय का, लेकिन उसका पेमेंट भी बैंक में होना चाहिए, यानी इन सब का पेमेंट बैंक्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही होना चाहिए। फिर आ जाता है लाइव स्टॉक। अगर ये लाइव स्टॉक हमारे बिजनेस के असेट है, यानी ये देखिए, ये मेरी फर्म है, तो ये मेरा, ये मेरा घोड़ा है, मान लो सैम्पल, मुझे पता है लग नहीं रहा ये घोड़ा है, और ये बहुत सारे बच्चे हैं इस तरह से करके। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा बिजनेस इस प्रकार का है, मेरे पास एक घोड़ा है, मैं इन सभी बच्चों को इसके ऊपर बैठाता हूँ, इस घोड़े के ऊपर ये बैठ गए बच्चे, और इन्हीं का ही ये जो पूरा जो पार्क है ना, ये पूरा राउंड है, वो घुमवा के लाता हूँ सॉरी घोड़े से, और इसके बदले में इनसे पैसा लेता हूँ, ठीक है, पैसा लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ यार, अगर मेरे घोड़े को कभी कुछ हो जाएगा, या भगवान नहीं करे कभी मरे, लेकिन अगर मेरा घोड़ा मर गया तो मेरा तो नुकसान हो गया। जी हाँ, इसी नुकसान को भरपाई करने के लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देता हूँ। किसके इंश्योरेंस के लिए? अपने लाइव स्टॉक के इंश्योरेंस के लिए, यानी अपने घोड़े के लिए। कुछ भी बोल रहा है यार, लाइव स्टॉक में कितने सारे आते हैं, लाइव स्टॉक, लेकिन इंसानों को मत लिख देना, ये केवल लाइव स्टॉक यानी जानवर। आइए आगे चलते हैं। बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज। आप समझ में आ गया होगा यार, ये बोनस है, कमीशन है, ये आपने एम्प्लॉयज को पे कर दिया है, यानी ये बोनस है, ये कमीशन है, ये आपने अपने एम्प्लॉयज को पे कर दिया, सिंपल चीज। मेन चीज इसके अंदर ये है, बोनस भी फिक्स होना चाहिए, ठीक है, बोनस फिक्स होना चाहिए, लेकिन अगर परसेंट ऑफ प्रॉफिट पे अगर आपको बोनस मिलता है, तो ना तो एम्प्लॉय ना तो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा, ना ही एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस में जुड़ेगा, यानी दोनों के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज। क्योंकि जो परसेंट ऑफ प्रॉफिट है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो एम्प्लॉय है ना, आपके बिजनेस में शेयर होल्डर है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं होता, ये डीम डिविडेंड का कंसेप्ट है।
आगे चलते चलते समझाएंगे इसे भी। और सेम कमीशन पर है, अगर परसेंट ऑफ प्रॉफिट पर है तो ये कमीशन किसी के लिए भी नहीं होगा, खुशकिस्मती से। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल यानी मांगी हुई कैपिटल। ये एक पर्सन है, मैंने इससे बोला पैसा दे दे भाई, भाई बाप प्लीज पैसा दे दे, इंटरेस्ट दूंगा ना, तुझे की टेंशन है। इसने मुझे पैसा दे दिया मेरे पास, बस वही होगा बोरोड कैपिटल। लेकिन नॉट ओनर कैपिटल, यानी ओनर ने अगर पैसा दे दिया ना अपने बिजनेस में, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट हो भी है ना तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसे। इंटरेस्ट अगर बिजनेस ने भी दे दिया ना, तो बिजनेस वाले है ना एक्सपेंसेस अलाउ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इनकम टैक्स का रूल है। कंट्रीब्यूट ये एक एम्प्लॉय है, ये मानिए ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय है, इसने कुछ फंड जो है ना, फंड आरपीएफ में डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है, ऐसे नहीं समझोगे तुम। ये काला वाला सेट है, ये ब्लू वाला एम्प्लॉय है, यानी ये मालिक है, ये नौकर है। ब्लू वाला नौकर है, ये मालिक है। नौकर ने अपने मालिक को कुछ पैसा दे दिया कि भाई इसे जो है ना मेरे आरपीएफ में डिपॉजिट करवा देना, यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवा देना। इसने बोला ठीक है करवा दूंगा, लेकिन इसने करवाया ही नहीं। इनकम टैक्स वाले बोले भाई तेरी नीयत पे तो खोट है, साफ साफ दिख गया, रहने तो समझाया मत। अब जब तूने ये वाला पैसा अगर डिपॉजिट करवा दिया ना इस भोले भाले तेरे नौकर के अकाउंट में, तो तू इस वाले एक्सपेंसेस को माइनस कर लेना, वरना मत करियो। इनकम में लिखे रहने दियो, टैक्स दियो उस पर भी। सिंपल भाषा में चीज। एम्प्लॉयर contribution toward RPF रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। फिर से देखते हैं। अब इसमें एम्प्लॉय तो नीचे चले गया, एम्प्लॉय का कोई काम नहीं, इसे जेब में रख लेता अपन। ये सेठ है, सेठ ने बोला ये एम्प्लॉय तुझे मैं पैसा दे रहा हूँ, देख तेरा अकाउंट में पैसा दे रहा हूँ, काम कर मन लगा के। भाई पहले डिपॉजिट तो करवा दे सेठ, तूने मेरा नहीं करवाया, तू खुद अपनी जेब से क्यों देगा वहां पे। तो इनकम टैक्स मतलब मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ। तू जब तक इसे डिपॉजिट नहीं करवाएगा इस एम्प्लॉय की आरपीएफ अकाउंट के अंदर, तू अपनी मर्जी से डिपॉजिट करवा रहा है, लेकिन तू उसे एक्सपेंस दिखाना चाहता है, तो ये आरपीएफ अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा दे, तब जाकर आपको इसका अलाउ हो जाएगा। इन दोनों के आगे लिख लेना ओनली पेबल। फिर पॉइंट निकल कर आता है, क्या क्या था यार, क्या था, लाइफ ये मानिए लाइव स्टॉक, यानी घोड़े आपके जानवर, वो आपकी एक स्टॉक इन ट्रेड है, यानी बेच दो आप इन्हें,
जी हाँ, आपके पास डॉगीज पड़े हुए हैं और आप इन्हें बेच देते हो। इनके ओन जो भी ओनर आता है खरीद, मतलब जो भी इंसान आता है खरीदने के लिए, उन्हें आप बेच देते हो। अभी मानिए इनमें से कोई डॉगी मर गया तो आपका तो नुकसान हो गया। तो आप इस वाले जो नुकसान, जस्ट लेट्स सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8 आपके पास डॉगीज थे और एक, और हर एक की जो कॉस्ट थी ना वो 4,000 रुपये थी। अब इनमें से एक तो ये मर गया और एक ये मर गया, यानी 2 डॉगी मर गए, यानी 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो 8,000 रुपये आप अपना एक्सपेंस लिख सकते हो। अब ये मत बोल देना कि 4,000 रुपये इसकी कॉस्ट थी और मैं बेचना था 8,000 रुपये में, तो 8,000 मतलब 16,000 रुपये माइनस कर दो। नहीं, जो कॉस्ट प्राइस होती है ना वो आप माइनस कर सकते हो। उसके फिर बैड डेब्ट्स। थैंक यू। ये बंदा चोर है, ध्यान से नोट कर लो। ये चोर है, ये चोर है। ये अपनी भोली 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 वाली एक्सटेंशन, यानी ये अपन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। इस बंदे ने अपन से बोला कि भाई पैसा आया ना, पैसा क्या, पैसे पैसे पीछे रोया जा रहा है यार, प्रोडक्ट ले रहा हूँ तुझसे। मैंने यार सोचा हाँ चलो प्रोडक्ट दे देता अपन से। ये अपन ने से प्रोडक्ट है ना सेल कर दिया अपन ने। अब इसने इस प्रोडक्ट के पैसे नहीं दिए, डूब गया, खा के भाग गया, खा के भाग गया पैसा। तो अब अपन इसे बैड डेब्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक तो बैड डेब्ट्स वाला हुआ है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अब मैं अपने स्वैग में लिखूंगा, ठीक है ना, समझ लेना, ये अपना स्वैग है, अपना स्वैग है। अलाउ नहीं है, जब भी अलाउ काट दूंगा यानी अलाउ नहीं है, ये अपना स्वैग है। उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा, या चलो छोड़ो आराम से नोट कर लेना, यहाँ पे जगह है। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। जी हाँ, फैमिली को बनाने की प्लानिंग आपके जरिए नहीं, आपके जरिए नहीं, आपके जरिए नहीं। जो आपका जो एम्प्लॉय आता है ना, ये आपका एम्प्लॉय है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है, तो इसकी फैमिली बनवानी है। अब बहुत बड़ा वाला है, मतलब बोलता है कि मैं मेरी फैमिली बना तो लूंगा, मेंटेन कैसे करूं उसे। तो फैमिली बनाने का एक्सपेंस भी हमसे लेता है। अब एक चीज गौर से सुनो, जो फैमिली बनाने का एक्सपेंस इसे मिलेगा ना, वो केवल इसे कंपनी देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ही अलाउ है। जी हाँ, इसकी फैमिली बनाने का हक केवल कंपनी को है। बाकी ये अपना सेट भी बना सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसेस माइनस कर नहीं पाएगा, एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर पाएगा, एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर पाएगा। भैया बोल क्या रहे हो, एक्सपेंसेस क्या है ये? अरे यार यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट नहीं बना देते क्या तुम लोग? ये मानो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना देते क्या? ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम अकाउंट है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अगर ये कंपनी की बैलेंस शीट है तो सिंपल सी चीज़, जो भी 10 रुपये। लेकिन अगर ये कोई कंपनी है तो हटाओ से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टी, उसके अंदर अनलिमिटेड पार्टनरशिप, वो बहुत सारी है, बहुत सारे हज़ारों है। अ पर्सन कंपनी,
कंपनी कंपनी को तो अलाउ है। कोई से भी जो ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी को छोड़ के इंडिविजुअल है तो ये फैमिली एक्सपेंडिचर है ना अलाउ नहीं होंगे, सिंपल चीज। आगे बस अब ये मानिए जो भी एक्सपेंसेस अलाउ किए हैं यानी एम्प्लॉय को दे दिया है उसे अगले 5 सालों के अंदर आप राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एस टी टी, एस सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और सीटीटी। सीटीटी ये है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और ये था कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये दोनों ही अलाउ होते हैं, पर सुनो 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 ऐसे नहीं, ये दोनों अलाउ तो होते हैं लेकिन क्या कहते हैं, हाँ स्टॉक इन ट्रेड यानी हम इसी में ही व्यापार करते हैं। ये हमारा एक बिजनेस है, वो हमारा बिजनेस शेयर मार्केट का है। हम शेयर बेचते हैं फिर से शेयर खरीदते हैं बस। और इसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए हमें एसटीटी देना पड़ता है या सीटीटी देना पड़ता है, दोनों में से जो आपकी इच्छा आप बता सकती हो। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया है, मैंने लिख लिया होगा बेटा। आइए अब आपको देता हूँ ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? भैया बहुत सारी इनकम तो, बहुत सारे एक्सपेंसेस तो रह ही गए यार, भैया क्या कर रहे हो? जी हाँ मैं बताता हूँ, लिखिए आप अपनी कॉपी में, मैं सब बोलूंगा, लिखना है तो लिख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये वाली चीज़, माइनस आप भी कर सकते हो। ये मानिए अंडर सेक्शन 36 अंडर सेक्शन 37 है। अगर आपने किसी रिकग्नाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज कर रखा है डोनेशन के लिए, यानी कोई सा भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, अगर आप वहां पे डोनेशन देते हो, ठीक है, डोनेशन किस में देते हो? पैसा दोगे, पैसा, ठीक है, कपड़ा उपड़ा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा देते हो, वो भी भाई साहब कैश वैश नगद में नहीं, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ना, आपके जो बैंक खुले हुए हैं, एचडीएफसी में खुले हुए हैं, एसबीआई में खुले हैं, कोटक में खुले हुए हैं, बहुत सारे आजकल तो है। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आपको उनमें डोनेशन देना है। अगर आपकी डोनेशन दिया तो आपको एक्सपेंसेस अलाउ है, यहाँ पर भी अलाउ है, 80G में भी अलाउ है, वो आगे की बात है, अपन बाद में देखेंगे उसे, ठीक है। और ग्रेचुइटी देते हो आप, जी हाँ, ग्रेचुइटी इसके अंदर आ जाएगी। लीव एनकेजमेंट देते हो, वो इसमें आ जाएंगे। और क्या क्या पढ़ा था अपन, और क्या क्या सैलरी के अंदर, जल्दी बोलो। अरे कंप्यूटेड पेंशन देते हो, वो इसके अंदर आ जाएगी। और जल्दी जल्दी से गिनाओ। वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हो, वो गिना ही दिया था मैंने आपको। जी हाँ, सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस देते हो ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सैलरी बता दिया था ना, सैलरी वाला वहाँ पे, ठीक है, सैलरी इसके अंदर आ जाएगी। फिर भैया वो एच आर, अरे एच आर अलाउंसेस का पार्ट है मेरे भाई, सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे अंडर सेक्शन 37 के अंदर। इस कारण मैं से बता दिया, वर्बली पढ़ा नहीं रहा। अपन चलते हैं अंडर सेक्शन 40A। 40A बोलता है टीडीएस के लिए। टीडीएस के लिए कैसे समझाऊं?
ये आपकी कोई सी मान लो फर्म, मान लो इंडिविजुअल, मान लो एचयूएफ, मान लो कोई सी, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, एक सेकेंड, फॉरेन पर्सन, ये आपकी फॉर्म है और आपकी फॉर्म ने इससे पेमेंट करी, इससे पेमेंट करी और इससे पेमेंट करी। मैं लिख देता हूं, पेमेंट, 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 सब कुछ जो है ना इसने @50,000 करा, और इसके ऊपर टीडीएस लगना था। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स ने बोला, मेरी बात समझो, ये हमारा इनकम टैक्स है, इसने बोला अगर तुमने इसे पैसा दे दिया ना, क्या भरोसा है ये हमें पैसा दे दे, क्या भरोसा है इसका। तो इसने बोला भाई इसका पैसा है ना, तू अपने पास काट कर रख लिया, यानी मैंने इसका जो इसकी सैलरी थी ना, इसमें से मैंने पैसा काटा और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। ये होता है टीडीएस का मतलब, मैं पहले ही पैसा काट लेता हूँ, उसके हम जब रिटर्न फाइल करते हैं ना, सारा सारा टैक्स कंप्यूट कर लेते हैं, उसके हम फिर जो टीडीएस जो अपन ने बेचा था, दिया था ना गवर्नमेंट को, वो लेस कर देते हैं। सिंपल चीज, इतनी चीज है। 50,000 पेमेंट दिया और लेट्स सपोज इसके ऊपर टीडीएस लगना था 10% के हिसाब से, मैंने इन सबको है ना ये बिना टीडीएस काटे 50,000 रुपए दे दिए। तब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी मुझे गलत करा, गलत है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलेगी मैं झुकेगा नहीं, वो पुष्पा राज वाले तरीके से, ठीक है। उसने बोला मैं झुकेगा नहीं, तो तूने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुझे ये वाले जो एक्सपेंस है ना, जो तुझे 1.5 लाख रुपए, ये मानी है, ये आपकी P&L है, आपने सैलरी के जरिए यहाँ पे दिखा दिया 1.5 लाख रुपीस। तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं तेरी इज्जत नहीं रखूंगा। सैलरी में से 1.5 लाख रुपए डाले, टीडीएस नहीं कटा ना, नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। अगर आपने फॉरेनर्स को दिया पेमेंट बिना टीडीएस काटे, तो पेमेंट नॉट अलाउ इन होल लाइफ, पूरी जिंदगी में कभी भी है ना आपको वाला पेमेंट अलाउ होगा ही नहीं। कुछ भी कर लो भले चाहे आप, कुछ भी A to Z कुछ भी कर लो, नहीं होगा अलाउ, अलाउ नहीं होगा। अब इसके अंदर भी दो केस समझना, अगर आपका ये पर्सन एम्प्लॉय है, ठीक है, या ये पर्सन अगर आपका एम्प्लॉय है, तो आपको कुछ भी कर लो, जोड़ लगा लो जितना भी है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप इससे कोई बिजनेस कर रहे हो और फिर आपने इसे बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया, तो सरकार बोलती है चल कोई नहीं, ठहर जा, तेरे जुगाड़ बैठाते हैं अपन कुछ, ऐसा ना हो मतलब। अगर तूने अगले असेसमेंट ईयर में इसका टीडीएस जो है ना हमें दे दिया, यानी इस बंदे का टीडीएस अगर तूने हमें अगले साल दे दिया, तो हम तुझे एक्सपेंस अलाउ कर देंगे। सिंपल चीज, इसके अंदर दो है। एम्प्लॉय होगा तो कभी भी नहीं होगा, भूल जाना। लेकिन अगर तूने कोई बिजनेस करा है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस करा है, तो ठीक है, एक्सपेंस अलाउ कर देंगे हम। लेकिन टीडीएस डिपॉजिट करवा देना अगले असेसमेंट ईयर में, अगले असेसमेंट ईयर में यहाँ पर तूने टीडीएस डिपॉजिट करवाया, यहाँ पर तो एक्सपेंस क्लेम कर लेना। सिंपल चीज। अब ये पेमेंट हो रही है रेसिडेंट को, रेसिडेंट ये हमारा कोई बिजनेसमैन है,
बिजनेसमैन है, अलाउ व्हेन टीडीएस एक्चुअली डिपॉजिटेड, यानी जब भी आप इसका टीडीएस डिपॉजिट करवा दोगे ना काट के, टीडीएस तूने हमें दे दिया काट के, तो ये वाला एक्सपेंसेस अलाउ कर लेना 50,000 रुपए इसके भी, वरना भूल जाना फिर वो कभी भी कितने भी साल। अब ऐसा मत करना 5-6 साल में करे, ऐसा अगले 1-2 साल में कर देना चुपचाप शांति से, ऐसा कितने भी सालों में करो कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर क्या है, जो पेनल्टीज जो होती है ना वो लगते रहती है। मानो 50,000 के ऊपर 5,000 रुपए की टीडीएस जमा करवाना था, अब पेनल्टी लग के 25,000 रुपये हो गया। अब 25,000 रुपये पेनल्टी अगर हाँ एक चीज पता नहीं भैया, पेनल्टी का जो अमाउंट होता है ना वो आपको ये माइनस कर ही नहीं सकते, भूल जाओ भाई पेनल्टी का amount। और अगर इस फर्म ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी तो उसका 70% अमाउंट अलाउ होगा और 30% डिसअलाउ होगा। यानी भैया समझ में नहीं आई कोई चीज, आओ समझाते हैं यार। काश 11वीं 12वीं से सेकंड से पढ़ी होती। 50,000 रुपए, 50,000 रुपये मुझे दोस्तों सबसे पहले 70% कितना होता है, जी हाँ बिल्कुल सही 35,000, और इसका 30% कितना होता है भैया 15,000 रुपये होता है। तो अरे 15,000 रुपये था 15, कोई लॉजिक नहीं है। तो जो आपको जो 35,000 रुपये है ना, ये आप सैलरी में 35,000 रुपये आप अलाउ कर सकते हो। लेकिन 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 ये 30% है ना आपको जो डिस अलाउ हुए हैं, ये आपको अलाउ हो सकते हैं व्हेन टीडीएस will actually deposit। जब भी आप टीडीएस फ्यूचर में विल, यानी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज सिक्के केवल होता है। जब भी आप टीडीएस फ्यूचर में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको अलाउ हो जाएगा। राम राम सत श्री अकाल। आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं पर ही ओवर होती है, इंग्लिश में समझने वाले के लिए। गाइस टुडे क्लास हैज ओवर नाउ, सो प्लीज राइट ऑल दिस। हाँ ये प्रोविजन है, अरे नहीं समझ में आया, अरे समझा देता हूँ यार, कोई नहीं। ये हमारी फर्म है, ये फॉरेनर है, ठीक है। फॉरेनर को एक है फॉरेनर, हमारा जो एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय को पेमेंट दिया, कभी अलाउ नहीं करना, अब अगले यहाँ से। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्यों अलाउ कर दिया, मेन बात ये आती है। अरे यार ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करा, आप क्या कहते हैं, आप पेमेंट दे रहे हो, वो फॉरेनर्स अपना जो सर्विसेज हैं वो इंडिया के अंदर दे रहे हैं, तो इससे इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी कारण गवर्नमेंट ने बोला भाई अगले साल जब भी तू टीडीएस दे तो कर देना उस ऑर्गेनाइजेशन को जो पेमेंट जो करा था ना 50,000 रुपये का, वो तू एक्सपेंसेस में लिख लेना, सिंपल बात। अगर ये हमारा कोई रेसिडेंट है तो अलाउ तो होगा, लेकिन जब टीडीएस को डिपॉजिट करवा दिया, यानी इस साल तो अलाउ नहीं होगा, भूल जा तू। अब आता है हमारा एम्प्लॉय, यानी दिल का टुकड़ा, इंडिया का टुकड़ा, तो इंडिया में रहकर इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यानी जीएसटी भी देता है, इनकम टैक्स भी देता है, सब कुछ देता है, ठीक है। तो इसका 70% अमाउंट तो अलाउ हो जाएगा तुझे इस साल, समझ ले। 35,000 तूने यहाँ पर माइनस कर दिया ना एक्सपेंसेस में, कोई नहीं। अब ये जो 30,000 रुपये भी करना है ना,
तो सबसे पहले इसके लिए टीडीएस डिपॉजिट करवा के दिखा तेरे अंदर ताकत, 30% अमाउंट में हो जाएगा अगले साल। बस इतनी सी कहानी थी, चलो फिनिश हो गया।